फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पहला क्वेश्चन, वन मार्कर क्वेश्चन। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल्स, थोड़ी स्टोरी सुनाता हूँ जी, क्वेश्चन पर चर्चा बाद। अभी भी वेटिंग रूम में है जी कुछ बच्चे। नेहा टाइम से आया करो बच्चे। शुरू करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री का डिस्कशन। बच्चों पूरी दुनिया में मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ, 1700 सेंचुरी। मेरा क्वेश्चन है स्नेहा से, फुल फॉर्म ऑफ एडी, जल्दी जल्दी बोलो जी, एडी की फुल फॉर्म बोलो। एनो डोमिनी। अरे ये आयशी ने बोला है क्या? यस सर। अच्छा, एडी एनो डोमिनी, 1700 एडी की बात कर रहा हूँ जी। पूरी दुनिया में कुछ कंट्रियों में, जो डेवलप्ड कंट्रियां थी, यूरोप की कंट्रियां, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। ध्यान से सुनना स्टोरी, हिंदुस्तान के 200 सालों की गुलामी की कहानी, खेल शुरू कर रहा हूँ। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के चैप्टर का बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ। तो हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में कुछ कंट्रियों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, मशीनें बन गई। मशीनों के बनने से गुड्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया हो गई, कॉस्ट बहुत कम हो गई और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। इसे बोला गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कब आया? 1700 सेंचुरी। आयुषी मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ऐसा करने से यूरोप की इन कंट्रियों में इनके बाजार, इनकी मार्केट छोटी पड़ गई। क्यों छोटी पड़ गई? इनकी सप्लाई हो गई बहुत ज़्यादा, मशीनों से प्रोडक्शन करने लग गए, तो सप्लाई हो गई बहुत ज़्यादा, डिमांड बहुत कम थी। तो ऐसी कंडीशन में इनके बाज़ारों में जब गुड्स का सरप्लस बच गया और वो बिकना बंद हो गया क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इन्होंने ऐसी कंट्रियों की खोज करी जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, जहाँ पर अभी भी हाथ की बनाई हुई चीज़ों से काम चलता था, जो बहुत ज़्यादा समय लेती थी, महंगा बनता था, घटिया क्वालिटी होती थी। तो इन्होंने ऐसे इलाकों की खोज करी। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रियाँ, एशिया कॉन्टिनेंट की बहुत सारी कंट्रियाँ इन्हें ऐसी मिली जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, और इस तरह से इन्होंने यहाँ पर आकर अपने वस्तुओं को बेचना शुरू कर दिया। आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से और कब्जा करना शुरू कर दिया। आयुषी बात समझ में आती है? यस सर। तो यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, उनके बाजार छोटे पड़ गए, वहां से गुड्स को बेचने के लिए ऐसे इलाकों की खोज करी जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया। सबसे पहली कंट्री जो इंडिया में आई, कौन बताएगा? स्नेहा। पोर्चुगीज। पोर्चुगीज। सारे बच्चे याद करना शुरू करो, चैप्टर का खेल शुरू हो रहा है। पोर्चुगीज, पोर्चुगीज सबसे पहले आए। एक पहला आदमी जिसने हिंदुस्तान का शॉर्टेस्ट सी रूट ढूंढा, नाम याद करो, वास्को द वास्को गामा। डिगामा। नाम याद करो नॉलेज के लिए, वास्को डिगामा। कौन था? पोर्चुगीज था। इसने शॉर्टेस्ट सी रूट ढूंढा वाया केप डी वर्डे। ये सी रूट का रास्ता बता रहा हूं मैं, कहां से होके जाता है। वाया केप डी वर्डे, शॉर्टेस्ट सी रूट ढूंढा, जिसकी वजह से सबसे पहले हिंदुस्तान में कौन पहुंचे? ये पुर्तगीज कहां पर पहुंचे थे? कैलीकट पर। सबसे पहले कैलीकट हिंदुस्तान में, साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो सबसे पहले पुर्तगीज आ रहे हैं, इन्होंने रास्ता ढूंढा। नाम बताया मैंने किसने, और ईयर भी बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, 1498 एडी। मैंने क्या बोला है? 1498 एडी में शॉर्टेस्ट सी रूट ढूंढ लिया था और पुर्तगीज इंडिया पहुंच गए थे। किसने रास्ता ढूंढा? वास्को डिगामा ने। और हिंदुस्तान में इन्होंने वस्तुओं को बेचना शुरू कर दिया, ट्रेड शुरू हो गया। इसके बाद कौन आया? डच। यूरोप में से 4 कंट्री आई थी, सबसे पहले पुर्तगीज, उसके बाद कौन आया? आयुषी जल्दी बोलो। डच। डच। उसके बाद कौन आया? फ्रांसीसीज। और आखिरी में कौन आया? ब्रिटिशर्स। आखिरी में कौन आया? ब्रिटिश। और जब ये आए, 4 4 कंट्रियों के लोग अपने गुड्स को बेचने के लिए आ गए, तो इनमें आपस में कंपटीशन हो गया। इनमें आपस में कंपटीशन हो गया। इस कंपटीशन से बचने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान में फैक्ट्रियों के नाम से किले बनाने शुरू कर दिए। ध्यान से सुनना, फैक्ट्रियों के नाम से कि हम गुड्स बनाएंगे, किले बनाने शुरू कर दिए, आर्मी रखनी शुरू कर दी और हिंदुस्तान पे कब्जा करना शुरू कर दिया, कंपटीशन को खत्म करने के लिए, कि जब इनका कब्जा हो जाएगा तो दूसरे मुल्क को आने ही नहीं देंगे, ये मनमाने दामों पर अपने वस्तुओं को बेचेंगे और ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को लेके जाएंगे हिंदुस्तान से। तो इन्होंने आए तो व्यापार करने के इरादे से थे, लेकिन जब इन्हें लगा कंपटीशन हो गया, डच भी बेच रहे हैं, फ्रांसीसी भी बेच रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी बेच रहे हैं, तो कंपटीशन को खत्म करने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान में कब्जा करना शुरू कर दिया। और पहली लड़ाई ब्रिटिशर्स की, पुराने जमाने का बंगाल, उस जमाने का बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का वेस्ट बंगाल, आज का उड़ीसा, ये सारा इलाका जोड़ दो, बंगाल बिहार उड़ीसा आज का,
और साथ में बांग्लादेश जोड़ दो, तो इतना बड़ा एरिया था उस जमाने का बंगाल। आयशी समझ में आता है उस जमाने का बंगाल? Yes, sir. आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये सारा उस जमाने का बंगाल था। और बंगाल में उस जमाने में नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। बात कर रहा हूं, हिस्ट्री याद करो, चीजों को याद करो। 1757, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। अरे नाम याद रहेंगे किसी को? कोई बोलेगा मैंने क्या बोला है? 1757 कौन? Robert Clive and Sirajuddaulah. बंगाल में नवाब थे सिराजुद्दौला। थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ। 1757 से पहले ये सभी व्यापार कर रहे हैं हिंदुस्तान में। एक्चुअली में मुगल एम्पायर के राजा शाहजहां, अरे नाम सुना है आयुषी? शाहजहां। Yes, sir. शाहजहां के टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर से एक आदमी आया, सर जॉन हॉकिंस। उसने बहुत सारे गिफ्ट दिए और गिफ्ट के बदले में राजा से एक पास इशू करा लिया, पास इशू करा दिया, जिसे बोला गया फ्री दस्तक। क्या बोला गया स्नेहा? बात सुनो ध्यान से, क्या बोला है? Free Dastak. फ्री दस्तक, एक पास इशू करा लिया कि हम हिंदुस्तान में कोई भी गुड्स वहां से लेके आए, वहां से लेके आए तो हम बिना टैक्स, बिना ड्यूटी पे करे उसे हिंदुस्तान की जमीन पर उतार सकते हैं और बेच सकते हैं, यानी टैक्स देने के झंझट से मुक्ति। ऐसा फरमान इशू करा लिया मुगल एम्पायर से सर जॉन हॉकिंस ने। और यहाँ पर 1750 तब से लेकर जब भी अंग्रेज आते हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए, बिना टैक्स के वो गुड्स हिंदुस्तान में उतारते और उन्हें बेचते थे। लेकिन यहाँ पर बंगाल में बदमाशी क्या करनी शुरू करी इन्होंने दूसरी कंट्रियों के गुड्स को भी अपना फरमान दिखाकर उतारना शुरू कर दिया और टैक्स खुद खाना शुरू कर दिया। आयशी को बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अरे बंगाल के नवाब को सबसे ज्यादा कलेक्शन कहां से आती थी? पोर्ट पर जितने भी गुड्स उतरते थे उसका टैक्स आता था, उससे पूरा बंगाल चलता था। अब इन्होंने फ्रांसीसीज के गुड्स उतारने शुरू कर दिए ब्रिटिशर्स ने अपने पास दिखाकर, और टैक्स खुद खाना शुरू कर दिया। ऐसे ही डच का सामान उतारना शुरू कर दिया। अरे बात समझ में आ रही है आयुषी? Yes, sir. और जब ये बात नवाब बंगाल सिराजुद्दौला को पता चली तो उसने कहा ये तो बदमाशी हो रही है, हम झगड़ा करेंगे, हम अटैक करेंगे। लेकिन ये खबर अंग्रेजों तक पहले ही पहुंच गई, क्योंकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति गद्दार था मीर जाफर, तो पहले से ही एक्टिव हो गया। ऑलरेडी किले बना चुके थे, ये आर्मी रख चुके थे फैक्ट्रियों के नाम से। तो दोनों के बीच में लड़ाई हुई। 1757 बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला हार गया और भाग गया नया राजा। उस जमाने में हिंदुस्तान में ना लोग कहते थे कि भैया हेरिडिटरी सिस्टम है, राजा का बच्चा ही राजा की गद्दी पे बैठेगा, हम और किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर अंग्रेज गद्दी पर बैठना चाहते तो हिंदुस्तान की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती, प्रजा स्वीकार नहीं करती। इतने सालों की परंपरा चल रही थी, राजा का बच्चा ही राजा बनेगा तो उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया गया। मीर जाफर, अरे स्नेहा बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया गया। बहुत सारी अरे संधि हुई, ट्रीटी हुई और बहुत सारी कलेक्शन ले ली गई। लेकिन मीर जाफर ने वक्त बदलने पर अंग्रेजों से बगावत कर दी तो मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को गद्दी पे बिठा दिया। किसको बिठा दिया? चिराग महेश्वरी, जल्दी जल्दी बोलो। अब बात हो रही है 1764, 1754। कौन सी लड़ाई? जल्दी बोलो। बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। नवाब सिराजुद्दौला यहाँ से भाग कर अवध का राजा बन चुका था। ध्यान से सुनना, अवध का राजा बन चुका था, आर्मी इकट्ठी कर रहा था, उसने अपनी आर्मी इकट्ठी कर ली। यहाँ मीर कासिम को गुस्सा आ गया, अंग्रेज हमारी बात नहीं मानते, सारा टैक्स खुद खत्म कर रहे हैं। तो मीर कासिम झगड़ा करना चाह रहा था। उधर से अवध का नवाब सिराजुद्दौला अपनी आर्मी लेके आ गया, मीर कासिम की आर्मी, और मुगल एम्पायर दिल्ली सल्तनत से वहां के राजा को बुला लिया आर्मी के साथ, शाह आलम टू। तीन आर्मियां इकट्ठी हुई। बंगाल की आर्मी किसके कंट्रोल में थी? मीर कासिम के। सिराजुद्दौला भाग गया था, राजा बन गया था अवध का, वहां आर्मी इकट्ठी कर ली उसने, वहां से आर्मी लेके आ गया। यहाँ दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर शाह आलम टू अपनी आर्मी लेके आ गया। तीनों की आर्मी मिलकर बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और अंग्रेज जीत गए और ये सारे हार गए।
भैया अंग्रेज जीत गए, फिर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं करा, लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, और यहाँ मीर कासिम को दोबारा गद्दी पर बिठा दिया। चिराग, बात समझ में आ रही है? Yes. बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज जीत गए, फिर राजा नहीं बने, और उन्होंने मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। यहाँ पर पूरे बंगाल के राइट्स को दो भागों में बांट दिया, निजामत राइट्स एंड दीवानी राइट्स। जितना भी बंगाल में कलेक्शन का काम था, जिससे पैसे आने थे, कलेक्शन का काम था, वो अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिया कि सारी कलेक्शन उनके पास आएगी। और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल था, खर्चे का काम था, वो किसको दे दिया? मीर कासिम को। मीर कासिम को दे दिया। अब मीर कासिम के पास पैसा तो था ही नहीं, पैसा तो था ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में खजाने खाली हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में अपने ही लोगों को लूटना शुरू कर दिया मीर कासिम ने। अपने ही व्यापारियों का गला काटकर, उनका पैसा लूटकर अपने सिस्टम को चलाने लग गया, बंगाल को चलाने लग गया, और लोगों में अपने राजा के खिलाफ खौफ हो गया। आयुषी समझ में आती है? अपने ही राजा के खिलाफ लोगों में खौफ हो गया, डर का वातावरण हो गया, और लोग त्राहिमाम करने लग गए कि हमें इस राजा से छुटकारा दिलाओ। आयुषी समझ में आता है मैंने क्या कहा? Yes, sir. जब लोगों में ऐसी फीलिंग आ गई तो 1772 कोई अटैक नहीं हुआ। 1772 फाइनली मीर कासिम तो पपेट गवर्नमेंट था, अंग्रेजों के इशारे पे चल रहा था, उसको हटाया और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, और हिंदुस्तान की जनता ने कोई आवाज, कोई रिवोल्ट नहीं करा, और उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से आज का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो उस जमाने का बंगाल था, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अरे समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद ये खेल करीब करीब तो 1757 से खेल शुरू हो रहा है, 1947 में देश की आज़ादी हो रही है। करीब करीब 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा हिंदुस्तान। तो इस गुलामी से पहले हिंदुस्तान कैसा था? एक नंबर का क्वेश्चन। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वाज प्रॉस्परस इकोनॉमी। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया, अरे आयुषी सुना हुआ है सोने की चिड़िया? Yes, sir. बोले तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वेल्थ था, सोने के सिक्के छपे थे। गुप्तास डायनेस्टी, टेन्योर याद करा दूं, 312 एडी से करीब करीब 650 एडी तक गुप्ता डायनेस्टी रही। इस टाइम जोन को कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, सोने की चिड़िया। तो अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान प्रॉस्परस इकोनॉमी था, सोने की चिड़िया कहा जाता था किसी जमाने में। मोर देन 80% पीपल्स इंडल्ज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो हिंदुस्तान को क्या कहा जा रहा है? ज्यादातर लोग खेती बाड़ी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी। क्वेश्चन तैयार करो बच्चों। एग्रीगेरियन इकोनॉमी में बात पूछूंगा स्नेहा से, व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस फार्मिंग? फॉर वन मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसिस्टेंस फार्मिंग, स्नेहा, महक। Yes, sir. अरे मैंने एक नंबर का क्वेश्चन पूछा है, सबसिस्टेंस इकोनॉमी किसे बोलते हैं, या सबसिस्टेंस फार्मिंग किसे कहते हैं? पूरी क्लास, एनी वन ऑफ यू? सर, सेल्फ So सफिशिएंसी production. के लिए अपने लिए ही प्रोडक्शन जब होता है उसे हाँ। बोलते हैं सेल्फ बच्चों याद सफिशिएंस कर लो, फार्मिंग। एक नंबर का एमसीक्यू। एग्रीगेरियन इकोनॉमी की बात बता दी। 80% पीपल्स बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, रूरल एरिया में रहते थे। तो भैया इसीलिए क्या कह रहे हैं? एग्रीगेरियन इकोनॉमी। एग्रीगेरियन इकोनॉमी को लेकर एक फीचर बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान कैसा था? सबसिस्टेंस फार्मिंग, बोले तो गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। आयुषी मैंने क्या बोला है? सबसिस्टेंस बोले तो गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो सबने याद कर लिया। सबसिस्टेंस फार्मिंग बोले तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये तो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करा है, एक्सचेंज वाला सिस्टम, कि खेती करो और बाजार में जाकर बेचो। कैश क्रॉप्स, जो आपका क्वेश्चन है इस चैप्टर में तैयार हो रहा है, कि चीजों को उगा रहे हो सिर्फ बेचने के लिए, नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो फिलहाल एग्रीगेरियन इकोनॉमी, प्रॉस्परस इकोनॉमी, सोने की चिड़िया, और वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत से ही हिंदुस्तान दो चीजों के लिए पूरी दुनिया में फेमस था, स्पाइसेस, मसाले, और दूसरा हाथ की बनाई हुई चीजें। तो हम लोग पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, पूरी दुनिया में फेमस थे। तो बिफोर द, पहला क्वेश्चन वन मार्कर, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वाज प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी एंड वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। आयुषी रिपीट फास्ट, बाकी सब मन में रिवाइज कर रहे हैं।
Before the advent of British rule, Indian economy was prosperous economy, agrarian economy, and was well known for its handicraft industries. मेरा अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में कब्जा करना शुरू कर दिया, क्यों? एक नंबर का क्वेश्चन, बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज ए फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। याद कर लो बच्चों, फिर बोल रहा हूं, सुनूंगा उसके बाद। द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज ए फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। इस बात को कि अंग्रेज हमारे यहाँ से वेल्थ को लेके जा रहे हैं और अपनी कंट्री का भला कर रहे हैं, इस बात को लेकर एक पुस्तक लिखी गई, ड्रेन ऑफ वेल्थ बाय, किसने लिखी? दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी को निक नेम में क्या बोला जाता था उस जमाने में? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इस आदमी की पुस्तक के द्वारा लोगों को बताया गया कि देखो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हिंदुस्तान का और यहाँ की वेल्थ को एक्सप्लॉयट करके वो अपने देश में लेके जा रहे हैं। अरे पुस्तक का नाम बताओ आयुषी। ड्रेन ऑफ Wealth, रिटन बाय, Dada Bhai Naroji, निक नेम the great old man of द India. ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन याद हो गया होगा, द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज ए फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। चिराग महेश्वरी, जोर से बोलो। सर दिव्या, कौन बोल रहा है? बोलो। सर इसका मतलब क्या है? अरे अभी समझाया। अंग्रेज हिंदुस्तान में 200 साल तक क्या करने आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। व्यापार में क्या करते थे? यहाँ का कच्चा माल रॉ मटेरियल चीप प्राइसेस पर, सस्ते दामों पर अपने देश लेके जाते थे और वहाँ फैक्ट्रियों में बनाकर फिनिश गुड्स को हिंदुस्तान में बहुत ऊंचे दामों पर बेचते थे। इसी को बोला गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, हिंदुस्तान की वेल्थ को हिंदुस्तान से लेकर जा रहे हैं, कहां पर? ब्रिटेन में, और अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दिव्या, यस सर, आ गया। क्वेश्चन याद कर लो दिव्या, एक नंबर के लिए। बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज ए फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश इकोनॉमी। दिव्या आंसर बोलो जल्दी से। सर इसका वो नहीं होना चाहिए था कि वो यही तो चाहते थे कि इंडिया कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स का और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल का हो। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है ना। कुल मिला के उनका पर्पस था हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वेल्थ, हिंदुस्तान की सारी चीजों को इकट्ठा करके अपने देश में ले जाना और अपने देश की तरक्की करना। दिस इज द ओनली टारगेट ऑफ ब्रिटिश रूल। हाँ सर। तो सुनाओ जल्दी से दिव्या को। बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। कौन बोलेगा? भव्या, भव्या बोलो। भव्या एम। Basic purpose of British was to use Indian economy as a feeder economy for the development of British economy. आगे चलते हैं जी। देखो आपके लिए मैंने कुछ फोटोज लगाई हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हिंदुस्तान के सारे, अभी क्वेश्चन करेंगे एक एक करके। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद करा दिया, रॉ मटेरियल को सस्ते दामों पर खरीदने के चक्कर में और अपने तैयार माल को बेचने के चक्कर में। मेरा पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स, एक नंबर के लिए एमसीक्यू में भी रहेगा। पहला क्वेश्चन, मैंने एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन याद करा दिए बच्चों। पहले बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। स्नेहा दोबारा बोलो एक नंबर का क्वेश्चन, बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Basic purpose of British rule in India was to use Indian economy as a feeder economy for the development of British मेरा economy. दूसरा क्वेश्चन मैंने एक नंबर के लिए याद कराया। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज, नंबर 1 प्रॉस्परस इकोनॉमी, नंबर 2 एग्रीगेरियन इकोनॉमी एंड नंबर 3 वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। स्नेहा रिपीट। Before the advent of British rule, Indian economy was prosperous economy, agrarian economy, and well known for its handicraft industries. 3 से 4 नंबर का इस चैप्टर का पहला बड़ा क्वेश्चन, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के वक्त भारत की व्यवस्था कैसी थी, उसके मेजर फीचर्स, समस्याओं की बात बता रहा हूं। याद कर ले, आपके पास 20 सेकंड है, सारी हेडिंग चाहिए मुझे और सीक्वेंस भी फॉलो करे तो अच्छा। स्ट्रेगनेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, रैम्पेट पॉवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, सेमी फ्यूडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी एंड कॉलोनियल इकोनॉमी। स्टार्ट आयुषी।
Stagnant economy, backward economy, agricultural backwardness, industrial backwardness, rampant poverty, poor infrastructure, heavy dependence on imports, limited urbanization, semi-feudal economy, and colonial economy. अनुभव रिपीट, अनुभव अग्रवाल, सबकी हेडिंग्स याद Yes, चाहिए, sir. हाँ बोलो. Stagnant economy, backward economy, agricultural backwardness, industrial backwardness, rampant poverty, poor infrastructure, heavy dependence on imports, limited urbanization, semi-feudal economy, and colonial economy. और कौन बोल पाएगा? एक बार दोबारा याद कर लीजिए हेडिंग्स, आगे पीछे नहीं करेंगे, इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, याद करना चाह रहे हैं. द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं. हिंदुस्तान कैसा था उस जमाने में? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, क्योंकि हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वाज अप्रॉक्सीमेट 2% पर एनम, बहुत कम थी. डिस्कशन करना चाह रहे हैं, पहले हेडिंग पर जाना चाह रहे हैं, हेडिंग याद करें, एक्सप्लेनेशन उसके बाद. स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. अरे हिंदुस्तान एग्रीगेरियन इकोनॉमी था. मोर देन 80% पीपल्स इंडल्ज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. उसके बाद भी हिंदुस्तान में किसानों का एक्सप्लॉयटेशन किया गया ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी. जमींदारी प्रथा अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करी है. all the profit agriculture sector they accrued from the agriculture activities कहाँ? went to जमींदार, but they didn't promote anything in the agricultural conditions. अरे आपको मालूम है अंग्रेजों ने जमीन के मालिक बनाए थे जिन्हें जमींदार, जमीन का मालिक, और बाकी सारे किसान क्या थे? बंधुआ मजदूर, लैंडलेस लेबरर्स. मेहनत किसान कर रहा है लेकिन सारी आमदनी किसके पास जा रही है? जमींदार के पास, इन द नेम ऑफ लगान. अरे खबरदार, बीच में आमिर खान याद नहीं आना चाहिए. लगान के नाम से पैसा जा रहा है. और इन जमींदारों ने कलेक्शन तो इकट्ठी कर ली लेकिन किसानों की प्रमोशन के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए कुछ भी नहीं करा. एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस. आदित्य हेडिंग याद हो गई? मैं पहले हेडिंग्स की चर्चा करना चाह रहा हूं. दिव्यज्योत हेडिंग याद हो गई? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, रैम्पेंट पॉवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, limited urbanization, semi-feudal structure of Indian economy on the eve of independence, colonial economy. दिव्य ज्योत याद हो गया बच्चे? सुनो. Yes, sir. तो सुनाओ. Stagnant economy, backward economy, agricultural economy. नहीं, agricultural backwardness. Oh, sorry. Agriculture backwardness, industrial backwardness, rampant poverty, poor infrastructure, heavy dependence on imports, limited urbanization, semi-feudal economy on the eve of independence, and colonial economy. बढ़िया बात. एक और बच्चे से सुनना चाहेंगे. 10 हेडिंग, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. आयुषी, हेडिंग्स. Stagnant economy, backward economy, agricultural backwardness, industrial backwardness, rampant poverty, poor infrastructure, heavy dependence on imports, limited urbanization, semi-feudal economy, and colonial economy. एक नंबर के लिए एमसीक्यू में कोई इंडिविजुअल पैराग्राफ को लेकर एक नंबर का क्वेश्चन टिक किया जा सकता है. पैराग्राफ मांगेगा तो फीचर्स के नाम से कोई 3 हेडिंग एक्सप्लेन कर देना. 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए 4 हेडिंग. बट ये इंडिविजुअली सब बड़े इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चर्चा, हिंदुस्तान ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था? स्टैग्नेंट इकोनॉमी. क्यों? On the eve of independence, Indian economy was stagnant economy because the growth rate of GDP. भैया नेशनल इनकम लिखो या जीडीपी लिखो, आपको मालूम है? स्नेहा मालूम है नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करने के 4 नाम? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी. कहाँ गया बच्चा? आयुषी समझ में आ रहा है? नेशनल इनकम लिखो, Yes, जीडीपी sir. लिखो, किताब में कहीं लिखा मिल जाए जीडीपी, घबराना मत. द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वाज लेस देन 2% पर एनम. और एक एग्जांपल लेके समझते हैं. हिंदुस्तान ने मान लो एक साल में कितना कमाया? 100%. तो जब अगले साल देश में प्रोडक्शन होता है, एफिशिएंसी टू डू द वर्क होता है, उसको नेशनल इनकम में नापते हैं, तो वो 102% भी नहीं होता था. 102% भी नहीं होता था. तो भैया अगर लोग ज़्यादा कमाएंगे आने वाले साल में तो लाइफस्टाइल बढ़ेगा. तो यहाँ करीब करीब तरक्की की रफ्तार, कमाई की रफ्तार 2% से भी कम रफ्तार से बढ़ रही है. 2% भी मैक्सिमम बोला है. द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वाज लेस देन 10%, 2%. दैट इज वाई
ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट इकोनॉमी, रुकी हुई अर्थव्यवस्था। अरे इनकम तेजी से बढ़ेगी तो देश तरक्की करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा, हेल्थ फैसिलिटीज आएंगी, देश के लोगों का लाइफस्टाइल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रमोट होगा। अरे बात समझ में आ रही है आयुषी? Yes, sir. चूंकि लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही थी, करीब करीब वैसी थी, इसीलिए लोगों की पोजीशन, कंट्री की पोजीशन स्टैग्नेंट थी। अरे क्लियर हो गया? पहली बात। हाँ बोलो जी। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ? आजादी के वक्त हिंदुस्तान की सिचुएशन, आजादी के वक्त भारत की अर्थव्यवस्था के विशेषताएं, ये चैप्टर का नाम है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो भारत जब आजाद हो रहा है तब हिंदुस्तान हमें गिफ्ट में कैसा मिला था, गिफ्ट में हमें कैसा मिला था, और इन 70 सालों में हमने कितना बदला है, ये चैप्टर नहीं है बच्चों। इन 70 सालों में कितना बदला है ये आपको मालूम है, क्या सिचुएशन है। तो हम आजादी के वक्त की बात यहां पढ़ रहे हैं। क्लियर है बच्चे? तो इन 200 साल, कौन बच्चा, 200 साल की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी झेलने के बाद जब देश आजाद हो रहा है तो हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारे देश की सिचुएशन कैसी थी? पहली बात, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। हमारी जीडीपी, हमारे देश की नेशनल इनकम करीब करीब एक जैसी थी। कोई बच्चा बोले कि भैया तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे थे? अरे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था ना, हमें कमाने का मौका कहाँ दे रहे थे अंग्रेज? हमारे यहाँ से आलू, ध्यान से सुनना, जो बात उस जमाने की थी वो आज भी चलती है, उसका इफेक्ट आज भी है देश की आजादी के 70 साल बाद। यहाँ से आलू हम फॉरेन कंट्री में बेचते हैं 20 रुपए किलो। आयुषी को मेरी बात समझ में आ रही है? आलू, Yes, sir. पेरिशेबल गुड्स 20 रुपए किलो बेच रहे हैं, और वो लोग हमारे आलू खरीद के फूड प्रोसेसिंग जोन, पैसा है ना उनके पास, पैसा हमारा लूट के ले गए, पैसा है, फूड प्रोसेसिंग जोन बना लिए, हमारा ही आलू हमसे लेकर चिप्स बनाते हैं। अरे समझते हो, पोटैटो चिप, Yes, sir. और हमें वापस बेचते हैं 2000 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो। तो बताओ हम कमाएंगे कि वो कमाएंगे? मेहनत हम कर, किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, 20 रुपए किलो, उसको मेहनत के पैसे नहीं मिल रहे, और वो फैक्ट्रियों में पैसा लगा के मशीनों से उसी को ही रिफर्निश करके ड्यूरेबल गुड्स बना के खराब होने की भी टेंशन मुक्त हो जाती है। आज नहीं बिकेगा कल बिक जाएगा, और 10-10 ग्राम का पैकेट, 10-10 ग्राम का पैकेट 10-10, 20-20 रुपए में बेचते हैं। चिराग को समझ में आ रही है बात? यस सर। तो ये खेल वहीं से चला आ रहा है अंग्रेजों के टाइम से, जो अभी भी कायम है। आज भी हम इतनी वेल्थ इकट्ठी नहीं कर पाए हैं कि हमारा किसान अपने खेत के साथ एक छोटा सा प्लांट लगा सके फूड प्रोसेसिंग जोन का, और चीज़ों की खराब होने की चिंता से मुक्त हो जाए, और फूड प्रोसेसिंग जोन में चीज़ें बनाए और मनमाने दामों पर बेचे। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी की बात बताइए। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट इकोनॉमी बिकॉज द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी और नेशनल इनकम वाज लेस देन 2% पर एनम। करीब करीब नेशनल इनकम उतनी थी, तरक्की नहीं कर पा रहे थे, अंग्रेज करने नहीं दे रहे थे। दीपांशु समझ में आया है तो आगे चलेंगे। अरे बोलते चलो जी। अलीशा, आयुषी पैराग्राफ बोलो। Before the eve of on the eve of independence, Indian economy was a stagnant economy because between 1860 to 1945, the growth rate of national income was less than 2% per annum. ये ईयर याद करने के झंझट में मत पड़ो, ना याद करने की जरूरत है ना लिखने की जरूरत है, सीधा ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिखा है। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी या नेशनल इनकम वाज लेस देन 2% पर एनम। करीब करीब हर साल कमाई उतनी ही नजर आ रही है देश को। तो देश के लोग तरक्की कब करेंगे? जब इनकम बढ़ेगी। नेशनल इनकम बढ़ने का चांस ही नहीं दिया अंग्रेजों ने, वो सारा पैसा यहां से लूट कर अपने देश में ले जाते रहे 200 सालों तक। बैकवर्ड इकोनॉमी, हमारे देश को बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? तो पहले बात चलो पहले लाइन बढ़ देता हूं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड इकोनॉमी। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रियां थी उन सब में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी, वन ऑफ द बैकवर्ड कंट्री था हिंदुस्तान अंग्रेजों के 200 साल के शासन में, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा चाहा। इस बात को समझाने के लिए मैं यूज क्या कर रहा हूं, डाटा याद। ये डाटा 2% वाला पेपर में एमसीक्यू में आएगा। यहां पर ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, पहले पर कैपिटा इनकम का फार्मूला स्नेहा, पर कैपिटा, खबरदार गलत बोला तो, पर कैपिटा इनकम का फार्मूला। अरे जल्दी बोलो। मैं कोई भी बोलो। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अरे पूरी कंट्री जितना कमाती है डिवाइडेड बाय मिड टर्म पॉपुलेशन।
जितनी कमाई है उसको देश की जनता से डिवाइड कर दो तो पता चल जाता है ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना कमाता है, ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना कमाता है। और मजे की बात है, पहले तो परसेंटेज याद कर लो। उस जमाने में देश की जब आजादी हुई, द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज लेस देन 0.5% पर एनम, विच वॉज नेग्लिजिबल। और मैं इसका अमाउंट यहाँ लिख के आ रहा हूँ आपके समझाने के लिए। उस जमाने में 1947-48 का डाटा दे रहा हूँ मैं, जब देश आज़ाद हुआ, ऑन एन एवरेज एक आदमी एक साल में 230 रुपया मात्र कमाता था। ये एवरेज है, कोई ज़्यादा भी कमाता होगा, कोई बहुत कम भी कमाता होगा, और किसी को रुपया तक नहीं मिलता होगा। ये एक साल की कमाई है। ऑन एन एवरेज प्रति व्यक्ति आय 1947-48 पूरे साल की मात्र 230, यानी एक दिन के मुश्किल से 60 पैसे कमा रहा है, 60 पैसे। तो देश का लाइफस्टाइल कैसे प्रमोट करेगा, देश के लोगों की तरक्की कैसे होगी? बैकवर्ड इकोनॉमी, वन ऑफ द बैकवर्ड नेशन था पूरी दुनिया में, आउट ऑफ 204 नेशंस। बात समझ में आ रही है आयुषी? Yes, sir. तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वाज वन ऑफ द बैकवर्ड इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड, बिकॉज रीजन याद करो, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज लेस देन 0.5% पर एनम, दैट इज नेग्लिजिबल। रिपीट आयुषी। On the eve of independence, Indian economy was a backward economy because the growth rate of per capita income was less than 0.5% per annum, which is negligible. कौन बोलेगा? अलीशा बोल पाओगे? अलीशा, बैकवर्ड इकोनॉमी 0.5% एक नंबर के लिए एमसीक्यू। बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों? डाटा याद करना है। जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी थी? अलीशा जल्दी बोलो, जीडीपी की ग्रोथ रेट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लेस देन, अरे बोलते नहीं हो बच्चों। अमन, अरे ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी कितना था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? लेस देन 0.5. ए बच्चे, अरे जीडीपी 2% से कम थी और पर कैपिटा इनकम 5%। चीजों को मिक्स क्यों कर रहे हो? खिचड़ी मत, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, खबरदार खिचड़ी बनाई तो। मैंने क्या कहा है? हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कितनी थी? लेस देन 2%. पहली बात, एक नंबर के लिए टिक कराएगा भैया। दूसरी बात, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम कितना था? लेस देन 0.5% per annum. 0.5% पर एनम, दैट इज नेग्लिजिबल। और ये पर कैपिटा इनकम की वजह से हम क्या डिटेल उल्टा मत कर देना। पर कैपिटा इनकम से क्या मैं अनाउंस करना चाह रहा हूं? बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी, वन ऑफ द बैकवर्ड कंट्री इन द होल नेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। जबकि हिंदुस्तान स्टैग्नेंट इकोनॉमी था। क्यों? अरे इकोनॉमी को इंप्रूव कैसे किया जाता है? नेशनल इनकम को प्रमोट करके। नेशनल इनकम प्रमोट ही नहीं हो पा रहा था, उसका डाटा मैंने दिया। हिंदुस्तान स्टैग्नेंट इकोनॉमी था बिकॉज द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वाज लेस देन 2%. 2%. अरे ध्रुव याद हो रहा है? ध्रुव जैन, यस सर। दिवजोत, मुझे पैराग्राफ चाहिए बैकवर्ड इकोनॉमी, जल्दी से बोलो। दिव्यजोत, बोलना है बच्चे, आवाज नहीं आ रही। अरे कोई और बोलेगा? दिव्यजोत नहीं बोल पा रही, कौन बोलेगा? कोई भी एक। हाँ लागवी, स्टार्ट। On the eve of independence, Indian economy was one of the backward economy in the whole world because the growth rate of per capita income was less than 5% per annum. लेस देन 5%? हे भगवान, Sorry, 0.5% per annum. अरे भैया 5% मत बोल देना, 0.5%, 1% की भी बात नहीं हो रही है। आगे चलेंगे। हिंदुस्तान में 86% पॉपुलेशन, ध्यान से सुनना आयुषी, मैंने क्या बोला है? 86% population. 86% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती थी, रूरल एरिया में। एंड इंडल्ज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अरे खाली खेती का ही काम नहीं होता गांव में, खेती के अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड सो मेनी अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो इस 86% आबादी में से 72% आबादी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं एग्रीगेरियन इकोनॉमी। एग्रीगेरियन इकोनॉमी, सबसिस्टेंस फार्मिंग चलती थी अंग्रेजों के आने से पहले, और अंग्रेजों ने सारी सबसिस्टेंस फार्मिंग को तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो यहाँ मैं बात समझाने जा रहा हूँ। अंग्रेजों ने 200 साल के शासन में हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सिस्टम को बर्बाद करने के लिए एक नया सिस्टम,
नया सिस्टम इंपोज करा जो मुगलों ने नहीं करा था। क्या था? जमींदारी प्रथा, इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी, जिसे लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोला है मैंने आयुषी? अंग्रेजों ने क्या इंट्रोड्यूस करा? लैंड सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम का नाम इंग्लिश में क्या है? या तो जमींदारी सिस्टम लिख लेना, इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी, अंग्रेजों की देन है ये, अंग्रेजों की देन है। जमींदारी सिस्टम में एक आदमी को गांव का जमींदार बनाया जाता था। जमींदार का मतलब ओनर ऑफ द होल लैंड, पूरे के पूरे गांव पर किसका कब्जा? जमीन का मालिक कौन? जमींदार, जमीन का मालिक। और बाकी सारे के सारे लैंडलेस लेबरर्स। समझ में आता है आयुषी? लैंडलेस लेबरर्स, बंधुआ मजदूर। यस सर। अंग्रेजों ने ये सिस्टम इंपोज करा है और कुल मिला के एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ाया है। तो यहाँ एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस क्यों? ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी। और इस जमींदारी में क्या था? ऑल द प्रॉफिट अक्रूइंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ऑल द प्रॉफिट अक्रूइंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वेंट टू जमींदार इन द नेम ऑफ लगान। और जितना भी खेती कर रहा है किसान, बंधुआ मजदूर, वो सारी खेती कौन लेके जाता था? जमींदार, जमीन का मालिक। और बदले में उन किसानों को 2 वक्त का खाना भी नहीं देता था। कपड़े और शेल्टर तो बहुत दूर की बात है, न पहनने के लिए कपड़ा, न रहने के लिए छत, 3 वक्त का खाना बहुत दूर की बात है, 2 वक्त का खाना भी नहीं छोड़ता था। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। तो मैंने क्या बोला है? ऑल द प्रॉफिट accruing to agricultural activities went to जमींदार in the name of लगान। अब पिक्चर बीच में नहीं आनी चाहिए। went to जमींदार, but जमींदार did not pay any attention for the development of agricultural condition। I should repeat, agricultural backwardness। There was agricultural backwardness on the eve of independence because due to the introduction of land settlement system or zamindari system, all the profit accruing to agricultural activities went to zamindar in the name of lagan, but zamindar did not pay any attention to the development of the welfare of the farmers। Agricultural condition और rural farmers, बिल्कुल ठीक है। स्नेहा रिपीट, agricultural backwardness। अरे कहाँ गया बच्चा? अरे कौन बोलेगा? मैं एक बार लाइन दोबारा बोलता हूँ। एग्रीकल्चर को बात लेकर मैंने बताया एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, और किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज एग्रीकल्चर सेक्टर में है तो उस कंट्री की डेवलपमेंट उसी सेक्टर से होगी। और वहीं पर अंग्रेजों ने एक्सप्लॉयटेशन का खेल शुरू कर दिया ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी प्रथा या जमींदारी सिस्टम, इंग्लिश में बोले तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ऑल द प्रॉफिट अक्रूइंग टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वेंट टू जमींदार in the name of lagan, but they did nothing for the improvement of agricultural condition। Start। सर एक बार फिर से समझा तो सर, मेरा तो जब से लाइट जाया जा रही है। अच्छा, 2 बार कोई बात नहीं। एग्रीकल्चरल वाला समझा दो हाँ, सर। आदित्य दोबारा बोलूंगा, और ऑप्शन आपके पास भैया दोबारा भी रिकॉर्डेड सेशन की सुनने की रहेगी। मैंने ये कहा था हिंदुस्तान में जब देश आज़ाद हुआ करीब करीब 86% पॉपुलेशन गाँव में रहती थी, और गांव में सबसे ज़्यादा काम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का होता है। तो अप्रॉक्सीमेट 72% ऑफ रूरल एरिया बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। और यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन के लिए अंग्रेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जमींदारी प्रथा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें सारी ज़मीन का मालिक एक व्यक्ति को बना दिया गया इन द नेम ऑफ जमींदार, और बाकी सारे लोग क्या? बंधुआ मजदूर, जो जमींदार के कहने पर खेती करेंगे, जमींदार के कहने पर लैंडलेस लेबरर्स। और यहाँ जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जितनी भी खेती हो रही है, ऑल द प्रॉफिट अक्रूइंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वेंट टू जमींदार इन द नेम ऑफ लगान। अरे पिक्चर तो देखी होगी लगान की। Yes, sir. तो वेंट Yes. टू लगान, बट जमींदार didn't pay any attention for the improvement of agricultural condition। कौन बोलेगा? चिराग। On the eve of independence, on the agricultural backwardness, all the profits accruing to agricultural activities went to zamindar in the name of lagan, but zamindar did not pay any attention to promote the agricultural activities। बढ़िया बात, बढ़िया बात। एक बारी और सुनना चाहूंगा, कौन जिसका स्पीकर वर्किंग हो, बोल सके। भैया शॉर्टकट में याद कर लो, ज़्यादा मैं कभी आपको बताना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं भाई, पैराग्राफ ज़्यादा बड़े जरूरत ही नहीं है। तो एग्रीकल्चरल बैकवर्ड समझा ज़्यादा रहूँ, याद सिर्फ 1 या 2 लाइन। ऑल द प्रॉफिट्स अक्रूइंग टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वेंट टू जमींदार इन द नेम ऑफ लगान, बट
they did not pay any attention for the promotion of agricultural condition. महक बोलना चाह रही थी, बोलो बोलो महक, अरे कहाँ गया बच्चा? On the eve of independence, there was agricultural backwardness in Indian economy because of the introduction of zamindari system, and all the profit accruing to agriculture went to zamindars, but they did nothing for the development of agricultural conditions. बढ़िया बात, बढ़िया बात। सर लागवी एक बार उसका इंग्लिश वाला नेम बताना जमींदारी सिस्टम का। क्या बताना है, दोबारा बोलो। जमींदारी अच्छा, सिस्टम का। इंग्लिश में जमींदारी प्रथा को, जमींदारी सिस्टम को बोलते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अरे सरकार ने, अंग्रेजों ने, अंग्रेजी हुकूमत ने एक नया सिस्टम बना दिया, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कि पूरे गांव की जमीन पर एक आदमी का हक होगा और उसको बोलेंगे जमींदार। अरे नाम से ही पता चल रहा है, जमीन का मालिक, ओनर ऑफ लैंड। अरे आप ये नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं जमींदारी सिस्टम, ऐसा नहीं है कि इसका नाम बदल के लिखना पड़ेगा आपको, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ताकि ड्रेन ऑफ वेल्थ को बढ़ाया जा सके। तो अंग्रेज लोग जमींदार को कहते थे ज्यादा से ज्यादा लगान लो, और अरे लगान, पिक्चर तो देखी होगी, आपको पता चल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा बच्चों। यस सर। अंग्रेज लगान ज्यादा से ज्यादा लगाते थे जमींदार के ऊपर, और जमींदार किसानों से चार्ज करता था, और बदले में उनके पास इतना छोड़ता था कि उन्हें 2 वक्त का खाना ना मिले, पहनने को कपड़े। भैया मूवी में देखा होगा कितनी बैकवर्डनेस थी, तन पर ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए छत नहीं थी, और 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था, मुश्किल से, जिसकी वजह से यहाँ पर फीचर आ रहा है रैम्पेट पॉवर्टी। तो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस कौन बोलेगा जी? अरे एक बारी और बोलो, कौन? ऑल द On the eve of Indian हाँ संचित On बोलो। the eve of independence, Indian economy was agricultural backward economy. Due to the introduction of zamindari system, all the profit accruing to agricultural activities went to zamindar in the name of lagan, but they did not pay any attention to rural development. बढ़िया बात, आगे चलेंगे जी। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। सर हाँ बोलो जी। सर ये जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने से ब्रिटिशर्स को क्या फायदा हुआ? हे भगवान, अरे ब्रिटिशर को फायदा ये हो गया कि उन्होंने किसानों के ऊपर जितना टैक्स लगाया वो जमींदार इकट्ठा कर, जितनी भी खेती करता था किसान, मेहनत कर रहा है किसान, खेती कर रहा है किसान, वो सारी फसलों को कौन लेके जा रहा है उससे? जमींदार। और जमींदार ले जाके किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? अंग्रेजी हुकूमत को। तो फायदा किसका हो रहा है? अंग्रेजी हुकूमत का या जमींदार का? या तो उस जमाने में अमीर कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। या थोड़ा बहुत पैसा अगर था एक्सप्लॉयटेशन के चलते, किसके पास? जमींदार के पास। बच्चे सर ये जो जमींदार होता था वो इंडियन ही होता था? हाँ नेचुरल सी बात है, नेचुरल सी बात है। अरे अंग्रेज तो ध्यान से सुनना, 20,000 अंग्रेजों ने 20 लाख हिंदुस्तानियों पर 200 साल तक राज करा है, और यहाँ से सारी वेल्थ हिंदुस्तान के लोगों से ही काम कराते थे, और उन्हीं का पैसा लूटकर अपने देश में ले गए और अपने देश को डेवलप्ड कर दिया। समझ में आ रहा है बच्चे? सिर्फ 20,000 अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर रखा था, और सारा क्लैरिकल वर्क, सारा एडमिनिस्ट 200 सालों में। अरे अंग्रेज थोड़ा ना सारे काम करते थे, हिंदुस्तान के लोगों को ये अपॉइंट करते थे, उन्हीं को ही काम कराते थे। सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन था? इंडियन था। सारी टॉप मोस्ट पोस्टों पे कौन था? अंग्रेज थे। सेम पोस्ट पर अंग्रेज और हिंदुस्तानी अगर अपॉइंट हो जाता था तो अंग्रेज को पैसे ज्यादा मिलते थे, हिंदुस्तानी को पैसे कम मिलते थे। हिंदुस्तानी को ज्यादा काम करना पड़ता था, अंग्रेज को काम ही कोई नहीं करना पड़ता था। भेदभाव। उनके रेस्टोरेंट अलग, अब क्या डिटेल का डिस्कशन करूं। उनके रेस्टोरेंट अलग थे, उनके रेस्टोरेंट जहां पर अंग्रेज जाते थे लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स। समझ पा रहे हो? पूरी बात नहीं बोल रहा। सर पढ़ा हुआ है तो। हाँ पढ़ा भी हुआ होगा और देखा भी होगा मूवी में। तो हिंदुस्तानी एंड डॉग्स तो अलग से उनके मोहल्ले हुआ करते थे। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन का काम करा है उन्होंने। एग्रीगेरियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सिस्टम को कोलैप्स कर दिया थ्रू द इंट्रोडक्शन। ये सिस्टम पहले ऐसा नहीं था, उससे पहले था। अब पुराने वाली बात की चर्चा
होनी नहीं चाहिए, फिर भी एक बार शब्द बोल देता हूँ। पहले मुगल एम्पायर में था रैयतवारी सिस्टम, उसमें कुछ रिलैक्सेशन थी, इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं था। तो वापस आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अरे महक गोयल चले आगे या कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, आगे चलते हैं। हाँ, तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अंग्रेजों के आने से पहले वेल नोन फॉर इट्स, महक गोयल, अरे पूरी दुनिया में फेमस था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। हिंदुस्तान की नक्काशी, हाथ की बनाई हुई चीजें पूरी दुनिया में मुंह मांगे दामों पर बेची जाती थी। यहाँ अंग्रेजों ने सबसे पहला कारनामा क्या करा? हिंदुस्तान की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। कैसे? थ्रू द इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस। मैंने क्या बोला है महक गोयल? हैवी टैक्स। अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए, तो वो इतना ज्यादा महंगा हो गया कि अंग्रेजों की फैक्ट्री में बनाई हुई चीजें ज्यादा बढ़िया थी, बहुत सस्ती थी, जिसके चलते हिंदुस्तानी चीजें बिकना बंद हो गई और हिंदुस्तान की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। जिसकी वजह से अंग्रेजी हुकूमत को दो फायदे मिले। एक, हिंदुस्तान का रॉ मटेरियल बहुत सस्ते दामों पर, क्योंकि यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो चीज़ें कंज्यूम हो जाती थी, अब कॉटन था, वो कॉटन कपास की खेती करते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में कंज्यूम हो जाता था। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, तो ये कॉटन कौन खरीदेगा? अंग्रेजों ने कहा हम खरीदेंगे ज़रूरत से ज़्यादा कम दामों पर, और अपनी फैक्ट्री में ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में बनाए हुए माल को, चीज़ों को ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ होनी शुरू कर दी। लेकिन कुल मिलाकर हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज की प्रमोशन के लिए कोई काम नहीं करा। सुई से लेकर जहाज, कोई भी चीज हिंदुस्तान में अगर चाहिए तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से आती थी और वो मुनाफा वसूल करते थे। मेरी भाषा समझ में आ रही है? बोलता नहीं कोई भी बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. During the British rule, there was hardly any capital goods industry. British rule, there was hardly any capital goods industry, and British ruler did not pay any attention for their promotion. हिंदुस्तान में कोई कैपिटल इंडस्ट्री को जो इंडस्ट्री थी वो पहले ही बर्बाद कर दी ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, और फर्दर कोई इंडस्ट्री हिंदुस्तान में डेवलप होने नहीं दी। इन 200 सालों में सारी की सारा रॉ मटेरियल अंग्रेजी हुकूमत के पास जाता था, उनको अपनी फैक्ट्रियों में तैयार करते और बहुत ऊंचे दामों पर बेचते। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। आज चाइना हमारे हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। क्यों? इसका कारण अंग्रेजों की गुलामी 200 साल की, और उन्होंने हिंदुस्तान में कैपिटल इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश ही नहीं होने दिया, और जो थोड़े बहुत उद्योग धंधे हमारे पूरी दुनिया में फेमस थे उसे बर्बाद कर दिया। अरे आयुषी, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. During the British rule, there was hardly any capital goods industry in our India, and British ruler did not pay any attention for the promotion of industry. Repeat, Ayushi. There was industrial backwardness on the eve of independence because there was hardly any capital goods industry in India, and Britishers did not pay any attention for the promotion of these industries. जो इंडस्ट्री हिंदुस्तान में थी, मैंने बताया था, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, हिंदुस्तान फेमस फॉर वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। रीजन बता दिया, ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस। इंडस्ट्रीज, यहाँ वाली कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया, और अपने देश में कच्चा माल सस्ते दामों पर। अभी एग्जांपल लिया था, आलू का एग्जांपल अभी अभी बताया। अलीशा, बात समझ में आ रही है? ड्रेन ऑफ वेल्थ। Yes. एक बार पैराग्राफ स्नेहा रिपीट करें, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। स्नेहा, during the British rule there was hardly any capital goods industry, and British ruler did not pay any attention for the promotion of industrial improvement. Start. Sanchit. During the British rule, there was hardly any capital goods industry, and the Britishers did not pay any attention for its promotion. बढ़िया। समय की लिमिटेशन। हाँ संचित। सर, जो जमींदारी